वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन की। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। लेकिन आज हम लोग क्या करेंगे, उसी से रिलेटेड जो प्रश्नावली है 1.2 आज हम लोग वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग इसमें देखते हैं सबसे पहले प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। देखिए ये लिखा हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए इसका पहला पार्ट है 140। इसका पहला पार्ट क्या है 140। हमें करना क्या है, इसे अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए अगर हम लेते हैं यहां पर 140, देखिए आप क्या करेंगे, जब भी आपको अगर अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना होता है तो आप क्या करते हैं, इस नंबर को आप डिवाइड करते हैं। और इसका रूल है कि सबसे पहले जो है आप छोटे से छोटे नंबर से जो है डिवाइड करना प्रारंभ करिए। चलिए पहले इसे अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 7 14, 2 0 0। फिर इसे आप 2 से काटेंगे तो आएगा यहाँ पे 2 3 6, 2 5 10। देखिए अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब इसे हम 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5 7 35। फिर 7 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 7 1 9 7। अब देखिए आप लिखेंगे 140 को ऐसे, 140 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। देखिए यहाँ पर जो 140 है अब यह अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त हो गया। आप इसे आगे ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 है तो आप लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। ओके, तो ये हो गया इसका पहला पार्ट। अब देखते हैं इसका हम लोग सेकेंड पार्ट। देखिए सेकेंड पार्ट में लिखा हुआ है कितना, सेकेंड पार्ट में लिखा हुआ है 156। तो देखिएगा यहां आप लिखिए 156 और देखिए पहले इसे अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या आएगा 2 7 14, 1 बचा 2 8 16 हो गया। देखिए फिर इसे अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 2 3 6, 1 बचा 18, 2 9 18 हो गया। देखिए अब यह 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब इसे आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 9 3, 3 3 9। फिर इसे अगर आप डिवाइड करेंगे 13 से, 13 1 9 13, क्योंकि 13 खुद क्या है अभाज्य संख्या है। तो अब ये 13 के अलावा किसी से कटेगा ही नहीं। देखिए क्या मिल गया 2 2 3 13। तो देखिए वो ऐसे लिखेंगे 156 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। तो ये क्या किया मैंने, 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में मैंने व्यक्त कर दिया। इसे आप आगे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। ओके, अब देखते हैं इसका हम थर्ड पार्ट। देखिए इसका थर्ड पार्ट है 3825। यहां लिखिए ऐसे 3825। देखिए ये तो 2 से डिवाइड होगा नहीं तो हम 3 से देखेंगे। ठीक है, तो 3 1 9 3, यहाँ 8 है, 3 दूना 6, 2 बचा 22 हो गया, 3 7 21, फिर 3 5 15। फिर इसे हम 3 से काटेंगे, देखिए आएगा 3 चौक को 12 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 1 बचा 15 होगा, 3 5 15। देखिए अब यह नंबर जो है 3 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अब इसे आप काट दीजिए 5 से, इसे आप 5 से काटेंगे तो क्या आएगा, ये 5 8 40, 2 बचा और यहाँ कितना हो गया 25 हो गया, कितना 5 5 25। फिर अगर इसे आप 5 से देखिए डिवाइड करेंगे तो देखिए आएगा 5 1 9 5, 3 बचा क्या हो गया 5 7 35। ठीक है, अब देखिए आप इसे काटेंगे 17 से तो 17 1 9 17, क्योंकि 17 क्या है, यह खुद एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो अब देखिए इसे आप लिख सकते हैं 3825 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। और इसे आप लिख सकते हैं 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2 गुणे में 17। तो ये क्या किया मैंने, 3825 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में मैंने व्यक्त कर दिया। अब देखते हैं इसका चौथा पार्ट। देखिए देखिए इसका चौथा पार्ट लिखा है 5005। तो ध्यान समझिएगा, देखिए ये लिखा है 5005। ठीक है, देखिए पहले जो है इसे हम 5 से काटेंगे
देखिए यहाँ क्या मिलेगा, पहले 5 से काटेंगे तो 5 एक अन्नम 5, 5 9 0, 5 9 0, 5 एक अन्नम 5। देखिए अब ये 5 नहीं कटेगा, देखिए अब इसे हम 7 से देख लेते हैं। देखिए कितना आएगा हम लोग का, ये 7 एक अन्नम 7, यहाँ देखिए 3 बचा तो यहाँ हो गया 30, 7 चौक को 28, ठीक है, कितना यहाँ पे 2 हो गया, 7 3 के 21, ठीक है ना। अब देखिए 7 से नहीं कटेगा, अब इसे हम 11 से देख लेते हैं। देखिए 11 से हम देखेंगे तो 11 एक अन्नम 11, 3 बचाना है, कितना हो गया 33, 11 3 33 हो गया। अब देखिए 13 खुद अभाज्य संख्या है तो अब इसे हम डायरेक्ट 13 से काट देंगे, 13 एक अन्नम 13 हो जाएगा। अब देखिए इसे हम लोग लिख सकते हैं 5005 बराबर 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ठीक है ना। आइए अब हम देखते हैं इसका 5वां पार्ट। देखिए इसका 5वां पार्ट क्या लिखा है, 7429, यहाँ पे लिखेंगे 7429, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहले अगर इसे हम काटें 17 से, देखिए यहां लिखेंगे 17 हम, तो 17 चौक 68 और 17 3 51, 17 7 119 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर इसे हम 19 से काटें तो 19 दूना 38, बचा 5, 57 हो गया, 19 3 57 हो गया। अब देखिए 23 खुद अभाज्य संख्या है, इसे हम काटेंगे 23, क्या आएगा 23 एक अन्नम 23। तो देखिए हमने लिख दिया इसको 7429 बराबर कितना 17 गुणे 19 गुणे में 23। तो देखिए ये था क्वेश्चन नंबर 1। इसने कहा था हमसे कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मैंने क्या किया, इन सभी संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया। आइए हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है हमसे, ये लिखा, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए लिखा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के म स और ल स ज्ञात कीजिए। तो म स और ल स आप पढ़े ही हैं, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर म स गुणे ल स। यानी कि हमें इन संख्याओं के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात भी करने हैं और यह जांच भी करना है कि महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का जो गुणनफल है वह इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है या नहीं, ठीक है ना, हमें जांच करना है। तो देखिएगा सबसे पहले इसमें ले रहे हैं पहला पार्ट है, कितना देखिए 26 और 91। पहला कितना है 26 और 91। तो पहले हम लिखेंगे ऐसे 26 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखेंगे। तो देखिए 2 से काटेंगे, 2 एक अन्नम 2, 2 3 6। अब देखिए इसे हम काटेंगे डायरेक्ट 13 से, 13 एक अन्नम 13। देखिए क्या मिल गया हमें, ये हमें मिल गया 26 बराबर 2 गुणे 13। देखिए ये बच रहा है 91, तो 91 को देखिए पहले हम लिखेंगे, देखिए पहले ये तो 5 से कटेगा नहीं, 2 से कटेगा नहीं, तो देखिए 7 से काटेंगे, यहाँ पे क्या आएगा 7 एक अन्नम 7, यहाँ कितना बचा 2, 21 हो गया, कितना गया 7 3 के 21 हो गया। अब किससे कटेगा ये 13 से, तो 13 एक अन्नम 13, यानी कि 91 को हम क्या लिख सकते हैं 7 गुणे 13। तो मैंने आपको बताया था, देखिए अगर आपको इसका HCF निकालना है, आपको अगर इसका म स निकालना है तो क्या करेंगे आप देखेंगे दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वही इसका क्या होता है म स होता है। देखिए यानी इसका म स क्या मिलेगा हमें 13 मिलेगा। और देखिए अगर हम बात करते हैं ल स की, तो देखिए ल स क्या मिल जाएगा हमें, देखिए ल स निकालने के लिए जो दोनों में कॉमन फैक्टर है वो तो हम लेते ही हैं, इसके बाद जो कॉमन नहीं है उसे भी लेते हैं, यानी 2 और 7 को भी ले लेंगे, 2 गुणे 7 ले लेंगे। देखिए कितना जाएगा ये देखिए हो जाएगा आपका, देखिए हो जाएगा 13 दूनी 26 गुणे में 7 हो जाएगा। देखिए इसे आप गुणा करेंगे ये देखिए हो जाएगा 7 छक 42 हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 14 4 कितना देखो आपका ये 18 हो जाएगा, 182 हो जाएगा। ओके, अब देखिए हमें ये दिखाना है कि इनका म स और ल स का जो गुणनफल है वह इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है या नहीं, ठीक है ना।
चलिए हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम लेते हैं म स और ल स का गुणनफल। देखिए पहले हम लोग निकालते हैं यहाँ पे म स गुणे ल स, म स गुणे ल स बराबर, देखिए क्या मिल रहा हमें ये, देखिए म स है 13 और गुणे देखिए ल स कितना है 182 है। ठीक है, इसका देखिए गुणा करेंगे हम तो 13 दूना 26, 2 हासिल, 13 वाठे 104, 2 हासिल कितना होगा 106 को 6 लिखेंगे, हासिल 10, 13 का नाम 13 और 10 देखिए कितना हो जाएगा ये 23 है। कितना है देखिए 2366। अब देखिए अगर हम दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालते हैं, लिखते हैं हम संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल, तो देखिए ये हमें कितना मिल जाएगा। देखिए संख्याएं कितनी है 26 गुणे 91। ठीक है, तो देखिए इसका आप गुणा कर लीजिएगा या फिर पहले तो साइड में मैं इसका गुणा कर भी देता हूं। देखिए ये 91 गुणे 26 में कर ले रहा हूं। देखिए 6 का नम 6, 6 नामा 54 हो गया। अब देखिए 2 एक नम 2, 2 नवा 18, आप इसे प्लस कर दीजिए। देखिए 6 4 2 6, 8 5 13, 1 1 2, कितना गया देखिए 2366। तो देखिए हमसे वो क्वेश्चन में यही बोल रहा था। देखिए क्वेश्चन में हमसे वो बोल रहे थे कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के म स और ल स ज्ञात कीजिए। यानी म स और ल स ज्ञात कर लिया हम लोगों ने, और म स और ल स ज्ञात करने के बाद हमें जांच करना था देखिए कि म स और ल स का जो गुणनफल है वो इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं, म स और ल स का जो गुणनफल है वह इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। तो यहाँ आप लिखेंगे एक लाइन में कि इन संख्याओं का गुणनफल बराबर म स गुणे ल स। देखिए आप यहाँ लिख सकते हैं, आप यहाँ लिखिएगा संख्याओं का गुणनफल, आप यहाँ लिखेंगे संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर, आप यहाँ लिखेंगे म स गुणे ल स। ठीक है, तो ऐसे आप लास्ट में लिख दीजिएगा। तो ये रहा इसका पहला पार्ट। आइए अब हम देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। देखिए इसका सेकेंड पार्ट लिखा है 510। देखिए 510 लिखा है और लिखा है 92। ठीक है, चलिए पहले हम लिखते हैं 510। यहां पे देखिएगा 510। देखिए पहले इसे आप 2 से डिवाइड करिए। देखिए यहां पे क्या आएगा, ये 2 दूनी 4, 1 बचा 11 हो गया, 2 पांचे 10, 1 बचा, फिर क्या है देखिए 2 पांचे 10 हो गया 255। 3 से देखिए 5 5 10 दोबारा 3 से कट जाएगा। देखिए इसे हम अगर 3 से काटेंगे क्या आएगा 3 8 24, 1 बचा 3 5 15। ठीक है, अब देखिए 3 से नहीं कटेगा, 8 5 13 हो जा रहा है। अब देखिए इसे हम 5 से काटेंगे। ठीक है, तो 5 एक 5, 3 बचा 35, 5 7 35 हो गया। अब देखिए ये डायरेक्ट किससे कटेगा 17 से, क्योंकि 17 एक अभाज्य संख्या है। तो देखिए हम इसको लिख देंगे 510 को 510 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। अब देखिए देखते हैं हम लोग 92 को। देखिए 92 को देख लेते हैं। देखिए पहले इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा देखिए 2 चौक को 8, 1 बचा यहाँ पे 12 हो गया, 2 6 का 12 हो गया। अब देखिए 2 से काटेंगे इसे हम, तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। अब आप यहाँ देखिए 23, ये खुद एक अभाज्य संख्या है ना, तो हम इसे काट देंगे डायरेक्ट 23 से। देखिए क्या आएगा 23 एक 23। अब देखिए अब इसे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे देखिए 92 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 23। तो अब आप याद करिए मैंने आपको सिखाया है कि अगर आपको म स निकालना है तो म स निकालने के लिए जो फैक्टर दोनों में कॉमन होगा, देखिए 2 यहाँ पे कॉमन है, देखिए और यहाँ पे कॉमन नहीं है, तो देखिए इसका म स क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। देखिए अगर हम ल स की बात करेंगे, ल स की देखिए अगर हम बात करेंगे तो देखिए हमने क्या बताया, ल स निकालने के लिए जो फैक्टर दोनों में कॉमन होगा उसे तो हम लेंगे ही, जो कॉमन नहीं होगा उसे भी लेंगे हम। तो देखिए पहले में कितना बच रहा है 3 गुणे 5 गुणे 17,
और देखिए दूसरे में कितना बच रहा है, 2 गुणे में 23, ठीक है ना। तो अब देखिए जब आप इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ठीक है। देखिए मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ है, ये देखिए आपका मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 23,460। देखिए आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे कितना, 23,460 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, थोड़ा सा समय ज्यादा लग जाएगा, मैं अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो, ठीक है। देखिए ये हो गया इसका मस, ये हो गया इसका लस। अब देखिए हमें इसे दिखाना है ये वाला कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मस गुणे में लस, ठीक है। तो आइए दिखाते हैं। देखिए पहले हम निकाल लेते हैं मस गुणे लस। तो देखिएगा पहले निकालते हैं हम मस गुणे लस, मस गुणे लस। देखिए मस हो गया 2 और लस हो गया 23,460, 23,460 गुणा कर दीजिए, 2 0 0, 2 6 12, 2 4 8, 1 9, 2 3 6, 2 2 4। ये हो गया मस और लस का गुणनफल। अब हम निकालते हैं दोनों संख्याओं के, अब हम निकालते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो इसे लिखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। देखिए कितना मिलेगा हमें, देखिए संख्याएं हैं, पहली कितना है 510 और देखिए दूसरी कितनी है ये 92 है, ठीक है। तो देखिए जब आप इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो आप यहां पे देख लीजिए मल्टीप्लाई करने में कितना आ रहा है। ये देखिए ये 510 गुणे में ये है 92। देखिए यहां पे क्या मिलेगा ये हमें, 2 0 0, 2 1 2, 2 5 10। देखिए 9 0 0, 9 1 9, 9 5 45। देखिए इसे आप जोड़ दीजिए, 0 2 9 5 1 6 4, क्या आ गया 46,920, 46,920। तो यहां आपने देखा कि मस और लस का गुणनफल भी वही आ रहा है 46,920, और यहां पे देखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल भी कितना आ रहा है 46,920। तो आप यहां लिख दीजिएगा कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर मस गुणे लस, ठीक है। आइए अब हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। देखिए इसका तीसरा पार्ट क्या कह रहा है, 336 और 54। तो पहले हम ले रहे हैं 336 को। देखिए 336 है, देखिए पहले इसे 2 से डिवाइड करेंगे, तो देखिए 2 1 2, यहां बचा 1, हो गया 13, 2 6 12, 16 हुआ, 2 8 16। देखिए इसे फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 8 16, 2 4 8, फिर इसे देखिए हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 8, 2 दूनी 4, फिर इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूना 4, 2 1 2। अब इसे हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो देखिए कितना आ जाएगा ये 3 7 21, ठीक है। अब देखिए इसे हम 7 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 7 1 7, ठीक है। अब देखिए यहां पे हम लिख लेंगे 336 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। अब देखिए 54 बच रहा है, तो आप लिखिए ऐसे 54 को। देखिए इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 7 14। अब इसे हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 9 27, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3 3 9, फिर हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे 3 1 3। देखिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे 54 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब देखिए अगर हमें इसका मस निकालना है तो मस देखिए निकालना, हमने आपसे क्या बताया, जो दोनों में कॉमन होगा फैक्टर उसे लेंगे हम। तो देखिए यहाँ पे हमें 2 2 मिल जा रहा है, ठीक है, और देखिए यहाँ पे ये 3 मिल जा रहा है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे 2 2 है लेकिन इसमें नहीं ना है। अब देखिए यहाँ पे 3 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है ना, यानी अब कोई कॉमन नहीं है। तो देखिए क्या आ रहा 2 गुणे 3, क्या आ गया, देखिए ये 6 आ गया इसका मौस, ठीक है। अब देखिए अगर इसका हम लस की बात करते हैं तो लस निकालने के लिए हमने बताया आपको कि जो दोनों में कॉमन है उसे तो हम एक बार लेंगे ही,
यानी कि 2 गुणे 3 लेंगे, इसके बाद जो कॉमन नहीं है उसे भी लेंगे। तो इसमें 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7। देखिए इसमें क्या बच रहा है, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, अब देखिए इसका आप लोग गुणा कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं इसका गुणा कर लिया हूं। देखिए गुणा करने पे इसका आ जाएगा 3024। आप गुणा कर लीजिएगा, देखिए हो जाएगा ये 3024 हो गया। देखिए ये हो गया इसका म स और ल स। चलिए अब हम निकालते हैं म स और ल स का गुणनफल। म स और ल स का गुणनफल देखिए ऐसे लिखेंगे, म स गुणे ल स, म स गुणे ल स। देखिए यहाँ पे म स 6 गुणे, देखिए ल स कितना है 3024, 3024 गुणा कर दीजिए। देखिए 6 चौक 24, 6 दूना 12, 2 14, 6 सुनाइन 0, 1 हासिल, 6 त्रिके 18। क्या गया 18144। ठीक है, आइए अब लिखते हैं संख्याओं का गुणनफल। अब हम लोग लिखेंगे, देखिए संख्याओं का गुणनफल। देखिए संख्याएं 336 और 54 है, तो 336 गुणे में 54। तो यहां आप देख लीजिए गुणा करके, 336 गुणे में 54। देखिए 4 छक 24, 4 तिहाई 12, 2 14, 4 तिहाई 12, 1 13, 5 छक 30, 5 तिहाई 15, 3 18, 5 तिहाई 15, 1 16। तो 4 ये आया 4, ये 8 3 11 और 6 1 7 1 8, ये हो गया 18144। क्या गया ये 18144। ठीक है स्टूडेंट, देखिए ये रहा। देखिए हमें वो संख्याएं दिया था, हमें क्या है उन संख्याओं का हमें म स और ल स निकालना था, और निकालने के बाद फिर जो है हमें यह जांच करना था कि म स और ल स का जो गुणनफल है ये उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर है या नहीं। तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि जो म स और ल स का गुणनफल है ये उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। और हम लोगों ने पढ़ा भी था कि एलसीएम और एचसीएफ में जो है संबंध क्या होता है, यानी अगर दो संख्याएं हैं तो दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है वह उन संख्याओं के म स और ल स के गुणनफल के बराबर होता है। इस चीज को हम लोगों ने पढ़ा भी था और यही हमें यहाँ दिखाना भी था। ओके स्टूडेंट, अब हम देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। देखिएगा इस क्वेश्चन में बोल रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के म स तथा ल स ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए इसका लेते हैं पहला पार्ट 12 15 21 लिखा है, तो आप समझिएगा। देखिए पहले अगर आप लेंगे 12 को, देखिए इससे पहले आप 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 का 12, फिर 2 3 6, फिर काटेंगे 3 1 9 3। देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं 12 को क्या 2 गुणे 2 गुणे 3। फिर देखिए 15 लिखा है, तो देखिए 15 को आप लिख सकते हैं 3 5 15, फिर काटेंगे 5 से 5 1 9 5। देखिए यहाँ पे आप 15 को लिख पाएंगे क्या 3 गुणे 5। फिर देखिए 21 लिखा है, देखिए 21 को आप लिख पाएंगे 3 7 21, फिर 7 1 9 7। अब देखिए यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमको, ये 3 गुणे में 7। अब देखिए अगर आपको इसका म स निकालना है, तो मैंने बताया आपको कि म स निकालने के लिए जो यहाँ पे कॉमन होगा तीनों में। ठीक है, देखिए यहाँ पे 3 3 3, देखिए है ना कॉमन। देखिए इसका म स कितना हो गया 3 हो गया। देखिए अगर हम ल स की बात करते हैं, तो ल स मैंने क्या बताया कि जो यहाँ पे कॉमन है वो तो लेंगे ही, इसके बाद जो कॉमन नहीं है उसे भी ले लेंगे। तो इसमें बच रहा है 2 गुणे 2 2 गुणे 2, इसमें देखिए बच रहा है 5, इसमें बच रहा है 7। अब देखिए आप इन सब का जो है मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको आंसर आ जाएगा कितना 420। तो 12 15 21 का देखिए महत्तम समापवर्तक कितना आ गया 3 आ गया, और लघुत्तम समापवर्तक आ गया 420। ठीक है, अब देखते हैं इसका हम सेकेंड पार्ट। देखिए इसका सेकेंड पार्ट क्या है, देखिए इसका सेकेंड पार्ट लिखा है ये
17, 23, 29। तो यहाँ पे देखिए एक बात आप देख पा रहे हैं, जो 17 है देखिए यह खुद अभाज्य संख्या है। तो देखिए आप इसे अगर लिख देंगे 1 गुणे 17, ठीक है। और देखिए यहाँ पे लिखा है 23, इसे अगर आप लिख देंगे 1 गुणे 23। यहाँ देखिए लिखा है ये कितना 29, इसे आप लिखेंगे 1 गुणे 29, ठीक है। अब देखिए वो हमसे बोला है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के मौस तथा लस। देखिए जब अभाज्य का नाम ले रहा है, देखिए यहाँ पर हम एक तो नहीं लिख सकते, लेकिन आप अपने समझने के लिए जो है अगर लिख देंगे तो देखिए इससे आपको यही मिलेगा कि मौस अगर हम निकालेंगे तो देखिए कॉमन क्या मिल रहा है हम लोगों को, ये एक आ जाएगा। अगर आप इसे नहीं भी लिखते देखिए तो आपको क्या मिलता है 17, 23, 29 मिलता, ठीक है ना। लेकिन ये बस आपके समझने के लिए है। अगर अभाज्य गुणनखंड की बात कर रहा है तो एक तो अभाज्य होता नहीं है, ओके। तो इसलिए मैंने आपके समझने के लिए जो इसे लिख दिया 1 गुणे 17, 23 को 1 गुणे 23 और 29 को 1 गुणे 29, ओके। अब देखिए मान लीजिए अगर आपको दिमाग में बैठाना चाहते हैं तो ये देखिए तीनों में कॉमन हो गया, जिसका म से 1 आ गया, ठीक है। देखिए अगर आप ल स की बात करेंगे, इसके ल स, तो देखिए क्या मिलेगा, ये तो देखिए 1 है, यानी क्या मिलेगा हमें 17 गुणे 23 गुणे में 29। अब देखिए इसका अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 11,339। तो देखिए 17, 23, 29 का देखिए म से कितना आ गया 1 आ गया, और इसका ल से कितना आ गया 11,339। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। देखिए इसका थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, देखिए थर्ड पार्ट में है 8, 9, 25, ओके। तो देखिए आप लिख सकते हैं 8 को, 8 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 हो जाएगा ना, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 9 लिखा है तो क्या हो जाएगा, देखिए ये 3 गुणे 3 हो जाएगा। और देखिए यहाँ 25 लिखा है, इस देखिए आप क्या लिख देंगे 5 गुणे 5। देखिए अगर आपको यहाँ म से निकालना है तो आप देख पा रहे हैं, देखिए तीनों में देखिए कोई भी यहाँ पर जो हमारा अभाज्य गुणनखंड है कोई भी जो है कॉमन नहीं मिल रहा है। देखिए इसलिए इसका म से कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर देखिए आप ल स की बात करेंगे तो हमने क्या बताया आपको, ल स में सबको ले लेते हैं, ठीक है ना। यानी जो कॉमन होता है उसे तो लेते ही हैं और जो बचता है सबको ले लेते हैं। तो देखिए आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है। देखिए जब आप इन सबका मल्टीप्लाई कर देंगे देखिए आपका आंसर आ जाएगा 1800। तो देखिए ये 8, 9, 25 का देखिए म स 1 आ गया और ल स कितना आ गया 1800, ओके। अब हम देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है, म स 306 657, यानी कि देखिए इसका जो है म स दिया है 9, ठीक है। तो लिखा है ल स 306 657 ज्ञात कीजिए। यानी कि आप यहां देख पा रहे हैं कि 306 और 657 का ये देखिए म स हमें 9 दिया है, देखिए इसका क्या पूछ रहा है ल स ज्ञात करना है। देखिए हम लोग पढ़े हैं कि म स, ठीक है, गुणे ल स, म स गुणे ल स बराबर, हम क्या पढ़े हैं संख्याओं का गुणनफल या दोनों संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल। देखिए ये हम लोग पढ़े हैं। देखिए म स देखिए हम लोग को 9 दिया है और ल स हमें निकालना है, ल स हमें निकालना है और संख्याओं का देखिए गुणनफल लिखा है। तो देखिए गुणनफल में पहली संख्या कितनी है 306, अब गुणे देखिए दूसरी संख्या कितनी है 657, ठीक है। देखिए यहां से अगर आप ल स का मान निकालेंगे तो ल स बराबर मिलेगा 306 गुणे 657 बटे में 9। देखिए इसे आप 9 से कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 9 त्रिक के 27, 3 बचा 6, 36, 9 चौक को 36 हो गया। ये आपका आ गया 34 गुणे 657। तो देखिए इसका आप गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 22,338। ओके स्टूडेंट, आप लोग इसका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए ये था क्वेश्चन में, देखिए हमें इन संख्याओं का
म स दिया था और हमसे इन संख्याओं का ल स पूछ रहा था। मैंने क्या किया दोस्त, दो संख्याओं का जो दो संख्याओं का गुणनफल होता है यह उनके म स और ल स के गुणनफल के बराबर होता है ना। मैंने दिखा दिया म स गुणे ल स बराबर संख्याओं का गुणनफल। तो म स दिया है, ल स मुझे निकालना है संख्याओं का गुणनफल में 306 गुणे 657। यहां से मैं ल स का मान निकाल लिया। ओके, आइए अब देखते हैं हम लोग इसका अगला क्वेश्चन। देखिएगा अगले क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, बोल रहे हैं जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। कह रहा है किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n जो है ये कह रहा अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखिए पहले थोड़ा सा आप समझिएगा। देखिए 6 की पावर n लिखा है और यहाँ पे n क्या है, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या है। देखिए अगर हम पहले n बराबर 1 रखते हैं तो हमें मिलेगा 6 की पावर 1 बराबर 6, और इसे देखिए हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3, या आप चाहे तो लिख सकते हैं 3 गुणे 2। देखिए क्या हो गया, ये अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त हो गया। देखिए अगर हम यहाँ पे 2 रखते हैं 6 पावर 2 तो हमें मिलेगा 6 गुणे 6 मिलेगा, यानी इसे हम लिख सकते हैं 3 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2। देखिए अगर हम 6 की पावर 3 करें तो क्या मिलेगा, देखिए हमें 6 गुणे 6 गुणे 6 मिलेगा, यही ना। तो देखिए इसे हम लिख सकते हैं 3 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2। अब देखिए इसे हम लिख सकते हैं 3 की पावर 1 गुणे 2 की पावर 1, ठीक है। और इसे हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 गुणे 2 की पावर 2, और देखिए इसे हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 गुणे 2 की पावर 3। ओके, देखिए ये हमने इसमें आपको इसलिए बताया ताकि आप समझें कि इसके जो है प्राइम फैक्टर क्या क्या मिल रहे हैं हमें, ठीक है। अब देखिए हमसे कह रहा है कि आप बताइए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या जो है 6 की पावर n, ये कह रहा है कि अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, ठीक है। तो देखिए इसके लिए आप समझिएगा कि कोई भी संख्या है अगर, तो देखिए वह अंक 0 पर कब समाप्त होती है। देखिएगा अगर देखिए मैं बात करता हूं 2 की, तो इसे हम क्या लिखेंगे 2 गुणे 5। अगर देखिए बात करता हूं 20 की तो 2 गुणे 2 गुणे 5। अगर मैं बात करता हूं 30 की 2 गुणे, या इसे मैं कह सकता हूं 3 गुणे 2 गुणे 5। अगर मैं बात करता हूं 40 की 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। तो इसका देखिए एक रीजन है अंक 0 पर समाप्त होने का। क्या रीजन है, देखिए 2 गुणे 5 यहां भी आ रहा है, 2 गुणे 5 यहां भी आ रहा है, 2 गुणे 5 यहां भी आ रहा है, 2 गुणे 5 यहां भी आ रहा है। देखिए अगर इसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 नहीं आता तो ये जो संख्या है यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होती। तो यहां देखिए कहने का लॉजिक यही है, वो हमसे यही जानना चाह रहे हैं कि आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि कोई भी संख्या है अगर वो अंक 0 पर समाप्त होती है तो कैसे होती है और क्यों होती है और किस प्रकार होती है। तो यहाँ देखिए आप देख पा रहे हैं कि 10, 20, 30, 40 मैंने इतनी संख्याएं लिया, तो ये संख्याएं 0 पर समाप्त हो रही हैं। इसका रीजन क्या है कि इसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 आ रहे हैं, ठीक है। इसलिए संख्या अंक 0 पे क्या हो रही है, समाप्त हो रही है। देखिए ये हमसे पूछ रहे हैं कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी या नहीं। जरा समझिएगा, देखिए लिखा है 6 की पावर n लिखा है, ठीक है। देखिए इसे हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 की पावर n, हो जाएगा 2 3 6। अभी देखिए इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। अब देखिए जो ये संख्या मिलेगी, बताइए क्या यह संख्या 0 पर समाप्त होगी, हम बोलेंगे नहीं। यह संख्या जो है 0 पर नहीं समाप्त होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 और 5 के गुणनखंड होने चाहिए 0 पर समाप्त होने के लिए। लेकिन देखिए यहाँ पे हमारा जो है अभाज्य गुणनखंड 2 तो आ जा रहा है, लेकिन यहाँ पर 5 नहीं आ रहा है। यहाँ पे कितना आ जा रहा है, यहाँ पे 3 आ जा रहा है। इसीलिए देखिए यहाँ पे हम बोल देंगे एक जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, हम बोलेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि इसके देखिए अभाज्य गुणनखंड में यहाँ पर क्या आ जा रहा है,
3 आ जा रहा है। अगर यहीं पर 5 रहता तो यह अंक 0 पर समाप्त हो सकते थे। आइए हम देखते हैं इसका अगला पार्ट। देखिएगा अगला क्वेश्चन लिखा है 6वां। देखिए क्या बोला, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 करा भाज्य संख्याएं हैं। देखिए हमें बताना है कि ये जो लिखी गई हैं ये भाज्य संख्याएं हैं। तो चलिए हम लेते हैं पहले पहला पार्ट। देखिए क्या लिखा गया यहाँ पे, 7, यहाँ पे लिख रहा हूं 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसमें 13 और इसमें 13 हो जाएगा कॉमन। अगर देखिए हम 13 कॉमन करेंगे तो यहां बचेगा 7 गुणे 11 फिर प्लस यहां बचेगा देखिए 1। ये देखिए हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 11 सत्ते 77 प्लस 1। ये हो जाएगा 13 गुणे 77 1 78 हो जाएगा। इसे हम लिख सकते हैं 13 गुणे, देखिए 78 को हम लिख सकते हैं ना, 13 6 का 78 होता है, तो 13 6 का 78 यानी 13 गुणे 6। आगे लिखेंगे हम 13 गुणे 13 गुणे 3 गुणे में 2। तो देखिए क्या मिल गया हमें, जो है यहां देखिए मिल गया अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में यह मिल गया। तो इसका मतलब कि ये क्या है, जो ये संख्या लिखी गई है ये क्या है, एक भाज्य संख्या है। क्योंकि हम लोग इस भाज्य संख्या को किस रूप में प्राप्त कर रहे हैं, हम लोग अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में प्राप्त कर रहे हैं। इसका मतलब कि ये संख्या क्या है, भाज्य संख्या है। ओके, अब देखते हैं इसका हम लोग सेकेंड पार्ट। देखिए क्या लिखा है, ये 7 गुणे 6। देखिए लिखा है यहां पे, मैं इसे लिख दे रहा हूं, देखिए लिखा है ये 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। देखिए यहां पर इसमें और यहां पे देखिए 5 हमें मिल जाएगा कॉमन। ये बचेगा 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। ठीक है, 1 मिल जाएगा। फिर देखिए प्लस में यहां बचेगा ये 1। आगे देखिए क्या मिल जाएगा, 5। देखिए ये 7 6 4 3 2 1, आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, गुणा करने पे आ जाएगा ये 1008 आ जाएगा। फिर प्लस देखिए यहाँ पे क्या है, 1 है। देखिए आगे मिलेगा ये 5 इंटू, देखिए ये आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1009 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो 1009 है ये ऑलरेडी एक अभाज्य संख्या है। देखिए यहां पर ये भी हमें किस रूप में मिल गया, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में मिल गया। जिसका मतलब कि यहाँ पे जो संख्या लिखी गई है संख्या कौन सी है, यह भाज्य संख्या है। तो यहाँ पे हम पा रहे हैं, यानी कि इस संख्या को हम किस रूप में पा रहे हैं, इस संख्या को हम अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में प्राप्त कर रहे हैं। इसका मतलब कि जो संख्या है क्या है, ये संख्या भाज्य संख्या है। ओके दोस्त, अब देखते हैं इसका हम क्वेश्चन नंबर 7। देखिएगा अगले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है हमसे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, देखिए लिखा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो कह रहा है कि मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कह रहा कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। क्वेश्चन आपने देख लिया। क्वेश्चन देखिए थोड़ा देखने में बड़ा है लेकिन है बहुत ही छोटा क्वेश्चन। तो देखिएगा, पहले देखिए लिखा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। तो मान लीजिए देखिए ये खेल का मैदान है, ठीक है, देखिए खेल का मैदान है और क्या कह रहा है, इसके चारों ओर क्या है, वृत्ताकार पथ है। तो देखिए आगे लिखा है कि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। देखिए मान लीजिए जब सोनिया इसका एक चक्कर लगाती है, कौन, सोनिया,
ये कह रहा जब सोनिया इसका एक चक्कर लगाती है तो उसे कितना समय लगता है, 18 मिनट का। और कह रहा देखिए जब रवि इसका एक चक्कर लगाता है, ध्यान दीजिएगा, देखिए जब रवि इसका एक चक्कर लगाता है तो देखिए रवि को कितना लगता है, रवि को लगता है 12 मिनट का समय। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। तो मान लीजिए यहां से सोनिया भी चलना प्रारंभ कर रही है और रवि भी चलना प्रारंभ कर रहा है। तो कहा जा रहा है कि एक ही दिशा में चलते हैं, ओके। तो कह रहा है कि वे कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो आप मान लीजिए कि यहां से दोनों चलना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहां से सोनिया भी चलना स्टार्ट करती है और यहीं से देखिए रवि भी चलना स्टार्ट करता है। तो अब बता रहा है कि कितने समय के बाद वे सब पुनः इसी प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। फंस गई बात ना? आपने बहुत पढ़ा, जहां पे लिखा रहेगा छोटा से छोटा वहां हम लघुत्तम निकालेंगे, जहां लिखा रहेगा बड़ा से बड़ा वहां पे हम महत्तम निकालेंगे। अब यहां देखिए आप क्वेश्चन को समझिए, इसमें लॉजिक क्या है, इसके बाद ही आराम से आप इसे कर पाएंगे, ठीक है। तो दोस्त देखिएगा क्या करेंगे आप, जरा सोचिए, ये जो सोनिया है देखिए जब अपना यह एक चक्कर लगाती है तो 18 मिनट लगता है, और जो रवि है जब यह अपना एक चक्कर लगाता है इसे 12 मिनट लगते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिए लिख रहा हूं पहले यहां पे सोनिया के लिए, देखिए सोनिया, और यहां पे मैं लिख रहा हूं रवि के लिए। आप यहां देखिए खुद समझ सकते हैं दोस्त। देखिए सोनिया है, देखिए जब यह अपना एक चक्कर लगाएगी तो कितना समय लगा, 18 मिनट, और देखिए रवि का 12 मिनट। ध्यान समझिएगा, सोनिया का एक चक्कर लगाने में 18 मिनट, जब दूसरा चक्कर लगाए कितना हो जाएगा, देखिए ये 36 मिनट हो जाएगा ना सोनिया को, और तीसरा 54 मिनट हो जाएगा, और चौथा देखिए कितना हो जाएगा, 72 मिनट, ठीक है। लेकिन जरा सोचिए जो रवि है देखिए जब ये लगाएगा पहला चक्कर इसे कितना लगेगा, 12 मिनट, और रवि को दूसरा चक्कर लगाने में कितना लगेगा, देखिए 24 मिनट, ठीक है। और रवि को तीसरा चक्कर लगाने में कितना लगेगा, देखिए 36 मिनट, और रवि को चौथा चक्कर लगाने में कितना लगेगा, 48 मिनट। अब आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे आप खुद पा गए। देखिएगा आप यहाँ पे जो सोनिया है देखिए इसका 18, 36, 54, 72 ऐसे चल रहा है समय, और रवि का 12, 24, 36, 48 ऐसे चल रहा है। यानी कि सोनिया को पहला चक्कर लगाने में 18 मिनट, दूसरा चक्कर लगाने में 36 मिनट, तीसरा चक्कर लगाने में 54 मिनट, और चौथा चक्कर लगाने में 72 मिनट। और रवि को पहला चक्कर लगाने में कितना, 12 मिनट, दूसरा चक्कर लगाने में कितना, 24 मिनट, और तीसरा चक्कर लगाने में कितना, 36 मिनट, और चौथा लगाने में कितना, 48 मिनट। अब देखिए कहा जा रहा है कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखिए यहाँ पे आप 18, 36 यहाँ आ रहा है, 12, 24 देखिए 36 यहाँ आ रहा ना, है कि नहीं? बताइए जब समय 36 मिनट हो जाएगा तो ये सब मिल जाएंगे ना। देखिए समय 36, ये समय 36 मिनट हुआ है कि नहीं? तो इससे आप जान पा रहे हैं। अब जरा सोचिए यहाँ पे ये क्या है, जो 18, 36, 54, 72 देखिए यहाँ पे है, 12, 24, 36, 48 देखिए आ रहा ना, ठीक है। आप अगर इसे ऐसे आगे बढ़ाएंगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दोनों का कॉमन टाइम क्या है, यानी कि दोनों जो है कुल मिला के यहाँ पे कौन सा ऐसा समय है जहां पे वो सब मिल जाएंगे। तो देखिए 36 मिनट बाद, ठीक है। और यहाँ पे रवि भी देखिए आ जा रहा है 36 मिनट बाद, ठीक है ना। दोनों क्या हो जा रहे हैं, समान हो जा रहे हैं समय, दोनों यहाँ पे मिल जाएंगे। तो देखिए इसका मतलब कि आप जान पा रहे होंगे कि यहाँ पे हमेशा क्या निकालना है, 12 और 18 का एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्त निकालना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का अगर आप सीधे सीधे एलसीएम निकाल देंगे तो आप इसका आंसर 36 पा जाएंगे। लेकिन इतना मैंने बस आपको समझने के लिए बताया, ठीक है। तो आइए इसका हम निकाल लेते हैं क्या, एलसीएम। देखिए 12 और 18, 12 और 18 का देखिए हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम। देखिए हम लोग 12 क्या लिखेंगे, ऐसे समझिएगा, 12 को लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3, 12 हो गया, 2 दूना 4 3 12। देखिए 18 क्या लिखेंगे हम लोग, 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 3 6 3 18। देखिए आपको अगर इसका
लस निकालना है तो मैंने आपको बताया था कि लस निकालने के लिए जो दोनों में कॉमन फैक्टर होंगे उनको तो लेंगे ही, और जो कॉमन नहीं है उन्हें भी ले लेंगे। देखिए यहां से मिला 2, और देखिए यहां से मिला 3, और यहां मिला 2, यहां मिला 3, क्या आ गया 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 3 36। देखिए क्या कह रहा क्वेश्चन में हमसे, तो क्वेश्चन में हमसे कह रहा है वो कि कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, तो हम बोलेंगे 36 मिनट बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखिए यहां पे हम लिख देंगे, अतः 36 मिनट बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है दोस्त, तो ये रहा आज के वीडियो में प्रश्नावली 1.2 के टोटल एनसीईआरटी के क्वेश्चन। और अब हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे जो हमारी अगली टॉपिक होगी। ओके दोस्त, पढ़ते रहिए। धन्यवाद आप लोगों को।